Hello student, this is the sixth video of surface chemistry in which we studied about colloidal solution and the last colloidal solution is emulsion. हमने कल जब हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की तब हमने colloidal solution को डिवाइड किया था डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप याद हो तो लिक्विड इन लिक्विड, अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर दोनों ही लिक्विड होते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको इमल्शन कहते हैं। when dispersed phase and dispersion medium both are in liquid form, अगर उन दोनों की फॉर्म लिक्विड है तो हम उसे क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। और दे आर इमिजिबल इन ईच अदर, अगर वो दोनों आपस में मिक्स होने चाहिए बट इमिजिबल होने चाहिए, डिसॉल्व नहीं होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इमल्शन की, एन इमल्शन is a colloidal solution in which both dispersed phase and dispersion medium are in liquid state. They are immiscible. जैसे आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मिल्क में आप देखिए वाटर और प्रोटीन फैट इन सबका क्या होता है, ऑयल भी होता है उसमें, बेसिकली उन सबका क्या होता है, इमल्शन होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर वाटर में आप ऑयल ड्रॉपलेट डाल देते हो और उसको बहुत अच्छे से शेक करते हो तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो इमिजिबल है एक दूसरे में, तो दैट इज इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है, जब हमारे पास दोनों ही कोलोइडल सॉल्यूशन की डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इमल्शन जो होता है वो बनता किस तरीके से। तो इमल्शन बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप दो सॉल्यूशंस लीजिए, उन दोनों सॉल्यूशंस को अगर आप बहुत स्ट्रांगली शेक करते हो तो आपका क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। अदरवाइज आप दोनों लिक्विड के मिक्सचर्स को कोलोइडल मिल से पास कराओ, और होमोजेनाइजर कहा जाता है उस कोलोइडल मिल को, अगर आप उससे पास कराते हो तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते सॉरी, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, इमल्शन बना लेते हैं। लेकिन आपके पास जो भी इमल्शन बनाया जाएगा अगर आप उसको खड़ा रख दोगे थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखोगे उसमें दोनों जो चीजें हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, वो दोनों ही अलग अलग लेयर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑयल और वाटर को ही मिक्स कर देते हो तो कुछ टाइम के बाद ऑयल की लेयर अलग बन जाती है और वाटर की लेयर अलग बन जाती है, अगर आप उसको हिलाओ ना तो अगर हमें स्टेबल इमल्शन बनाना है, अगर हमको जो इमल्शन बनाना है उसको स्टेबल रखना है, तो स्टेबल करने के लिए इमल्शन को जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इमल्सिफायर। क्या कहते हैं उनको, इमल्सिफायर। द सब्सटेंस व्हिच स्टेबलाइज द इमल्शन नोन एज इमल्सिफायर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो जाएंगे, द सब्सटेंस व्हिच एडेड टू इमल्शन टू स्टेबलाइज इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। तो यहाँ पर हमारे पास इमल्शन हो गया। अब बात आती है इमल्सिफायर एजेंट्स जो होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। बेसिकली सोप सॉल्यूशन, सोप जो होता है वो इमल्सिफायर का काम करता है। इसके अलावा कई सारे लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो भी इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड जैसे प्रोटीन, गम, अगर ये जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो हमारे पास इमल्शन हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया। अब बात ये आती है कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो वर्क किस तरीके से करता है। तो देखिए बेटा, हमने ये कहा है कि इमल्सिफाइंग एजेंट कौन होता है, हमने एग्जांपल दिया है सोप ऑफ वेरियस काइंड। कई तरीके का जो सोप होता है वो हमारा किसका काम करता है, ये हमारा इमल्सिफायर का काम करता है, हमारा इमल्सिफायर का काम करता है। अभी काम कैसे करता है आप जानते हो, हमने ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में पढ़ा हुआ है, फिर से दोबारा रिपीट किया जा रहा है। सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA।
R क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये कैसा होता है? नॉन पोलर, और क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये ऑयल डिसॉल्व होता है, ऑयल में डिसॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। इतने सारे नाम हमने पहले भी पढ़े हैं इसके। ये जो COO है, COO पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो होता है ये पूरा पोलर पार्ट है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है तो दैट्स व्हाई इट इज पोलर। पोलर होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर डिसॉल्विंग है, और वाटर में डिसॉल्व होने के कारण इसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। अब क्योंकि ये सामने का हिस्सा है तो इसीलिए इसको हेड कहा जाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड। तो इट इज हाइड्रोफोबिक टेल एंड इट इज हाइड्रोफिलिक हेड। तो आप देखिए आपके पास क्या होगा, मान लीजिए ये कोई ऑयल ड्रॉपलेट है, ये हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है, और जब मैंने इसमें सोप सॉल्यूशन डाल दिया, बाहर हमारे पास पानी है, ऑयल वाटर का इमल्शन बनाया है मैंने ऑयल और वाटर का, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, बाहर हमारे पास पानी है, वाटर है, तो क्या होगा जब मैं इसमें सोप इमल्सिफायर के फॉर्म में इस इमल्शन को स्टेबल करने के लिए मैंने इसमें इमल्सिफायर डाला, इमल्सिफायर मैंने सोप इसमें यूज किया। तो जब आप सोप यूज करोगे तो सोप का हमने पढ़ लिया कि ये जो R वाला पार्ट है इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ये टेल हो गई और ये हेड हो गया, ठीक। तो क्योंकि ये टेल कैसी है? ऑयल डिसॉल्विंग है, तो ये ऑयल के अंदर चली जाएगी, और ये जो पार्ट है, ये जो पोलर पार्ट है, ये कहां रहेगा? वाटर डिसॉल्विंग है, तो ये बाहर रहेगा। इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाता है? मिसाइल फॉर्म हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे सोप का सॉल्यूशन तैयार होगा, जैसे जैसे सोप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? वाटर के बीच में और ऑयल के बीच में इंटरफेशियल टेंशन जो है, इंटरफेशियल टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, और इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज होने की वजह से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ड्यू टू डिक्रीज इन interfacial tension they mix with each other and form a stable emulsion. That this is the role of emulsifier or role of soap. यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है कि हमारा इमल्शन में हमारा रोल ऑफ सोप क्या है, या इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे सोप को स्टेबल करता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में पूछने के हिसाब से, टाइप्स ऑफ इमल्शन। टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप कितने तरीके के? तो बड़ा सिंपल सा है ये। फर्स्ट, ऑयल इन वाटर, मतलब आपकी डिस्पर्जन फेज क्या हो? डीपी क्या हो? ऑयल हो, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? वाटर हो। ऑयल इन वाटर, इसको हम इस तरीके से OW से भी शो कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑयल इन वाटर। सेकेंड जो टाइप होता है बेटा उल्टा हो जाएगा, आप क्या कह दोगे? वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, यहाँ पर वाटर क्या हो गया? डिस्पर्जन फेज, और ऑयल क्या हो गया हमारे पास? डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम कैसे शो करेंगे? WO। बड़ा इजीली हम बता सकते हैं ऑयल इन वाटर में क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम हमारा ऑयल होगा, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या होगा? वाटर होगा। सेकेंड वाले में डिस्पर्जन फेज क्या होगा? वाटर होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? ऑयल होगा। अब इनके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास, और इसके एग्जाम्पल है। मैं इसका एग्जाम्पल पहले बता देती हूँ, जैसे बटर, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, ये एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल के। मतलब इसमें आपके पास डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या है? वाटर है, और सॉरी डिस्पर्जन फेज जो है वो क्या है? वाटर है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऑयल है। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है? राइट द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन बटर, इन कोल्ड क्रीम और इन कॉड लिवर ऑयल। अब हम इसकी बात करें ऑयल इन वाटर की, तो मिल्क, आपने मिल्क देखा होगा, बेसिकली उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो वाटर की होती है, उसमें ऑयल उसमें ऊपर होता है, तो मिल्क इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा वेनिशिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप जो डिटॉल यूज करते हो घर में, वो भी ऑयल इन वाटर का ही एग्जाम्पल है। आप जो लाइजॉल यूज करते हो
वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, दे आर ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, आपको ये इनकी एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको ये पूछा जाएगा, राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन मिल्क, राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन वैनिशिंग क्रीम, राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन डिटॉल। तो आपको इसमें ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल जो भी है वो बताना होता है। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ इमल्शन खत्म होता है। अब हमारे पास बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि इमल्शन जो है हम किस में पढ़ रहे हैं, इमल्शन हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो जो प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशंस की होती थी वही हमारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, इमल्शन की होंगी। कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करता है, कोगुलेशन शो करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इमल्शन भी शो करते हैं। सेकंड थिंग, आप अगर इमल्शन को सेपरेट करना चाहते हो तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो सेपरेशन जो है, द सेपरेशन ऑफ emulsion into their disperse phase and dispersion medium is known as demulsification। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमल्सिफिकेशन। तो इमल्शन बनाने की प्रोसेस, इमल्शन बनाने की प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कह सकते हो, और वापस से उसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आपको अलग करना है तो उसे आप क्या कह सकते हो, डी इमल्सिफिकेशन। इसके लिए तरीके क्या क्या हैं, आप बॉइलिंग कर सकते हो, आप फ्रीजिंग कर सकते हो, और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। आप मिल्क को जो बहुत ज़्यादा तेजी से मशीन से चलाते हो तो उसकी क्रीम जो है वो सारी बाहर निकल आती है। क्रीम बाहर निकालना क्या है, जो उसमें मिल्क में जो हमारे पास डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है उसको सारे को आप बाहर निकाल देते हो, केवल पानी पानी जो होता है उसका वो नीचे रह जाता है, होता है ना। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बहुत तेजी से घुमाना। अगर आप किसी ट्यूब में, जैसे हम अपने घर में जिससे दही से आप वो निकालते हो, मक्खन निकालते हो, या आप नॉर्मल क्रीम निकालते हैं जो लोग, तो जो मिल्कमैन होते हैं वो क्रीम निकालते हैं मिल्क में से, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही कहलाती है। इमल्शन की फर्स्ट हमारे पास इसके इफेक्ट्स हो गए, सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन कराया जा सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन होते हैं। लास्ट वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। तो बेटा आप अभी एक चैप्टर पढ़ोगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो उसमें वैसे आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का नाम आपने सुना होगा। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो फॉर्म होता है, जिसकी वजह से फॉर्म प्रिपेयर होता है, वो इमल्शन ही होता है बेसिकली। जो आपके पास झाग बनता है, सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल और दे फॉर्म फ्रॉथ, तो ये इमल्शन फॉर्म होता है उसमें। सेकेंड फॉर्म, कई सारी हमारे पास ऑयली ड्रग्स होती हैं, वो भी ऑयली ड्रग्स जो होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, इमल्शन के फॉर्म में होती हैं। थर्ड थिंग, हम मिल्क यूज करते हैं। मिल्क जो है वो बेसिकली आप जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का। मिल्क जो है वो भी क्या है, एक इमल्शन है। इसके अलावा हम बहुत सारी और चीज़ें जैसे बटर, ये जो यूज़ करते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो भी किस में आते हैं, इमल्शन में। जैसे बटर को हम इमल्शन नहीं रखते हैं, तो ये हमारे पास इमल्शन है। नेक्स्ट थिंग जो है क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप है एक्चुअल में, ये क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर बात करो तो उसमें भी मिसेल फॉर्म होता है,
और मिसाइल फॉर्मेशन जो चलती है वो एक्चुअल में इमल्शन की वजह से ही, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर आप ये कहें कि हमारे पास जो इमल्शंस होते हैं वो जैसे डिटॉल है, लाइजॉल है, ये यूज होते हैं हमारे पास क्लीनिंग में, है ना, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, तो ये भी क्या है, इमल्शंस हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन हुई। एक चीज और जाती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन। बेटा सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देखिए, जितने भी हमारे पास सी में से जब हमारा ऑयल पोर्ट होता है, जो पेट्रोल जो होती है वो पोर्ट होती है, कच्चा तेल जो पोर्ट होता है और थोड़ा बहुत रिश्ता हुआ समुद्र में चला जाता है, सी में चला जाता है, तो वो उसके साथ इमल्शन फॉर्म कर लेता है और इमल्शन फॉर्म करने की वजह से उसमें से एक्सट्रैक्ट तो हो नहीं पाता और वो जो वहाँ पर हमारे पास सी एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा अगर किसी वेल में मान लीजिए तेल आ जाता है वहाँ पर, तो वो भी यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है, वो भी वहाँ के लोग जो हैं वो उसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट फॉर्म एन इमल्शन, तो वो वाटर जो है वो अनफिट फॉर यूज़ हो जाता है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं इमल्शन के। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने इमल्शन पढ़ लिया है, इमल्शन के बाद पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो बेटा जो एप्लीकेशन है, पहली बात तो मैं इसके यूजेस की बता देती हूँ। इसका बड़ा ये जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली यहाँ इसी पार्ट से बनते हैं, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन की रीजनिंग यानी कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं हमारे नेचर में पाए जाते हैं, वो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से ही एक्सप्लेन होते हैं। तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं इन एवरीडे लाइफ। हम दो एस्पेक्ट में बांटेंगे इसको, पहले एवरीडे लाइफ के बेसिस पे और फिर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस का वहाँ पर। तो एवरीडे लाइफ में अगर आप देखो तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं, कोलॉइडल फॉर्म में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रॉल जो है वो सिल्वर सोल होता है, जो आई लोशन, आईज के लिए जो लोशन यूज होता है उसमें यूज होता है। इसके अलावा आप जानते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड्स के रूप में यूज होता है। और कोलॉइडल गोल्ड सोल जो होता है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में यूज हो जाता है, हमारे मसल्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के फॉर्म में कोलॉइडल गोल्ड सोल जो है वो यूज होता है। तो फर्स्ट जो हमारा हो गया वो हो गया मेडिसिन। सेकेंड है फूड आर्टिकल्स। जैसे अभी हमने बात किया बहुत सारे फूड आर्टिकल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कोलॉइडल सोल के फॉर्म में होते हैं, या अभी हमने नाम लिया था मिल्क के फॉर्म में। मिल्क भी क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, जो कि किस में एग्जाम्पल में आता है, इमल्शन में। तो मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सभी क्या है, फूड आर्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं कॉमन फिनोमेना की, जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, जैसे फॉग। आप जानते हो फॉग कैसे बनता है, हमारे पास जब सर्दियां होती हैं तब फॉग प्रोड्यूस होता है। फॉग कैसे बनता है, जब सर्दियां होती हैं तो जो हमारे एयर में मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाती हैं, और वाटर ड्रॉपलेट उन कंडेंस होने के बाद उन डस्ट पार्टिकल पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म आ जाता है उसका, वो फॉग के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि हाउ इज द फॉग फॉर्म, तो आप बता सकते हो इन विंटर एज द टेम्परेचर डाउन द मॉइस्चर ऑफ द एयर कंडेंस एंड फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन डस्ट पार्टिकल, सो इट फॉर्म फॉग। अब बात आती है क्लाउड की। आप क्लाउड भी जानते हो, क्लाउड क्या होता है, बादल जिसे आप कहते हो, क्लाउड बादल। तो क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, क्लाउड आप जानते हो जो हमारा वाटर है वो भी इकट्ठा धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाता है, और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एग्रीगेट करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो वो एग्रीगेट कंडेंस हो जाते हैं या आपको कोगुलेट हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो वाटर भी क्या, क्लाउड भी क्या है, क्लाउड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही काम करता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन। आपने सुना होगा कई जगहों पर जहां बारिश नहीं होती वहां पर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन का मतलब होता है जो आपके क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स मैंने बताया आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, क्लाउड्स क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो आप जानते हो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो अगर हम उस पर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे कराएंगे, क्या स्प्रे कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट, जिसका जो क्लाउड है वो अगर मान लीजिए चार्ज सोल है, तो अगर हम उसका अपोजिट चार्ज सोल की
अगर हम उस पर स्प्रेइंग कराते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, सारे पार्टिकल कोगुलेट हो जाएंगे, कोगुलेट मतलब बड़े होकर के आपस में कंडेंस हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसकी स्प्रे कराते हैं, या डस्ट पार्टिकल की या सैंड पार्टिकल की, ये भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम इनकी स्प्रे कराएंगे तो स्प्रे कराने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है, वो क्लाउड जो है वो कंडेंस हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा और आर्टिफिशियल रेन कॉज होगी। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक तो आर्टिफिशियल रेन वाला, फॉग का, और ये जो मैं आपको नेक्स्ट लिख रही हूं ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ इज डेल्टा फॉर्म्ड व्हेन रिवर मीट्स द ओशियन या रिवर मीट्स द सी। तो आपने देखा होगा जब नदी जो है वो सी में मिलती है तो कुछ एक एरिया होता है जहां से नदी जो है पानी का समुद्र में मिलने वाली है, तो वहां इस तरीके से ना, इस तरीके से डेल्टा फॉर्म हो जाता है, मिट्टी जो है वो एक जगह पे जमा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के फिनोमेना से हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो रिवर होती है, रिवर के अंदर हमारे पास बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, रिवर में बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, या आप कहो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्ले है, जैसे मड है, ये सभी क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। जो हमारा सी होता है वो आप जानते हो उसमें नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो सी है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, व्हेन दे बोथ आर मीट दे कोगुलेट, कोगुलेशन अकर्स, उनके बीच में क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन होने की वजह से, कोगुलेशन जानते हो ना, प्रेसिपिटेशन, सारा क्ले मड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एक जगह पे और इट फॉर्म अ डेल्टा शेप। दिस इज द रीजन ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन। तो आप इसका आंसर प्रॉपरली ऐसे ही लिखोगे, रिवर contain several charged colloidal particles like clay and mud, and as we know sea is a rich source of electrolyte. When both meet, coagulation occurs and it form delta. आप इसको जैसा मैंने बोला है वैसे ही आप अपनी नोटबुक्स में इसको समझ सकते हो और लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म है स्काई लुक्स ब्लू। ये क्वेश्चन आ जाता है वाई स्काई लुक्स ब्लू, और दूसरा वाई सी वाटर लुक्स ब्लू। आपने देखा होगा जो हमारा सी होता है, जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है सी में, वो भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। इवन हमारा जो स्काई है वो भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एयर एंड डस्ट। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, कोलॉइडल सॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल किस में डिसॉल्व है, एयर में। डिस्पर्जन फेज क्या हो गया इसमें, डीपी क्या हो गया, डस्ट, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, एयर। तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं दे स्कैटर द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट occurs by dust particle। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं लाइट के। आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट को स्कैटर करते हैं। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है ब्लू कलर की, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू की। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, हाईएस्ट स्कैटरिंग, हाईएस्ट स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू कलर की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम। तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है इस वजह से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू कलर की। इसी वजह से स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। और अगर आप सी वाटर की बात करते हो, सी वाटर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं।
हमने भी पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो किसका काम करते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का काम करते हैं। तो आप आंसर क्या लिखोगे स्काई लुक्स ब्लू में? एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल विच स्कैटर द लाइट and blue light contain minimum wavelength which scatter the light most, so it looks blue, and also sea water looks blue because sea water contain many particles, many colloidal particle which scatter the light। तो यहाँ पर हमारे पास स्काई लुक कुछ और हमारे रहते हैं, जैसे टेल ऑफ कमिट। आपने देखा होगा जो कमिट जो होते हैं, जो हम उनका पिंड वगैरह कहते हैं, उनके पीछे का जो हिस्सा होता है वो दिखाई देता है हमको, क्योंकि वहाँ पर टिंडल कोन बन जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं उसकी वजह से टिंडल कोन हमें कोन के फॉर्म में पीछे हमें दिखाई देती है, पूंछ जिसे कहा जाता है, टेल ऑफ कमिट। ब्लड जो है वो भी एल्ब्यूमिनॉइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास हमें ब्लीडिंग हो रही होती है तो अगर फेरिक क्लोराइड जो है अगर हम उस पर लगा देते हैं तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, क्योंकि ब्लड क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और अगर हम फेरिक क्लोराइड उस पर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, फेरिक क्लोराइड डालने पर कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होने की वजह से क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई क्लॉटिंग अकर्स, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ब्लड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड बाय यूजिंग सॉल्ट, बाय यूजिंग फेरिक क्लोराइड कोगुलेशन अकर्स, सो इट फॉर्म क्लॉट। अगला है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आप जानते ही हो, कई बार हम बात कर चुके हैं। जो हमारी सोप की क्लींजिंग एक्शन होती है वो मिसेल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, और मिसेल फॉर्मेशन किस में होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पर हमारे ये फिनिश होते हैं। अगले है हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले सीवेज डिस्पोजल में। सीवेज डिस्पोजल में आप जानते हैं डर्ट, मड, ये सारी चीज़ें सीवेज में पाई जाती हैं जो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स होती हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइडल कोगुलेशन करा सकते हैं, और वो आप सीवेज ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आपने बड़ा सिंपल सा देखा होगा, घर में कई बार गंदा पानी होता है तो आप फिटकरी लेते हो और उसमें इस तरीके से मूव कर देते हो, सारी जो गंद होती है, सारी जो डर्ट होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो जब हम एलम यानी पोटाश एलम जिसे कहा जाता है, फिटकरी जो होती है, जब आप उसे रोटेट करते हो तो सारे के सारे डर्ट पार्टिकल कोगुलेट हो जाते हैं और नीचे जमा हो जाते हैं, तो हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करा सकते हैं। ऐसे ही स्मोक प्रेसिपिटेशन होता है, जो हमारे पास एनवायरनमेंट में स्मोक प्रेजेंट है, यानी कि जो धुआं होता है वो डस्ट पार्टिकल में प्रेजेंट होता है, उसको भी हम रिमूव कराने के लिए एक मशीनरी होती है जिसे हम स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन होता है वो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, जिसको हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। रबर इंडस्ट्री भी, लेटेक्स जो होता है वो भी कोलॉइडल सोल्यूशन है, रबर इंडस्ट्री में भी हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स यूज होते हैं। लास्ट है टेनिंग। टेनिंग क्या है, डेफिनेशन आ जाती है कई बार एग्जाम में। टेनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टेनिंग, एंड इट इज ऑल्सो यूज, दिस इज ऑल्सो अ यूज ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। सो हियर हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे।